तो मेरे छोटे भाइयों और बहनों, स्वागत है आपके अपने चैनल वेदांतु में। होप कर रहा हूं कि आप जहां कहीं भी हो एकदम स्वस्थ हो, मजे में हो और पढ़ाई कर रहे हो। आज फिर से हम वन शॉट में पढ़ने वाले हैं हमारे एसएसटी बुक का 4th चैप्टर, क्लास 8, दैट इज द कॉलोनियल एरा इन इंडिया। जो एसएसटी का ये जो चैप्टर है क्लास 8 का चैप्टर नंबर 4 बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि हम ये सीखने वाले हैं और ये समझने वाले हैं कि हमारे ऊपर जिन्होंने राज किया, यूरोपियन नेशन ने हमको, जो यूरोपियन नेशन ने अपनी कॉलोनी बनाई, वो क्यों बनाई थी, क्या रीजंस थे उसके पीछे, हमको वापस से वो दोहरानी नहीं है। तो हिस्ट्री पढ़ना इसलिए ज़रूरी है कि हमको अपने गलतियों से सीख लेना है कि हमने उस टाइम पे क्या गलती की थी। वो वापस हम नहीं दोहराएंगे भैया, वापस से हमको गुलाम नहीं बनना है किसी का। तो इसलिए हिस्ट्री पढ़ना बड़ा ज़रूरी है, इसको जानना बड़ा ज़रूरी है। तो मैं चाहूँगा कि ये वीडियो के एंड तक आप बने रहो और हर एक चीज़ समझो, हर एक चीज़ों को जानो, खुद से भी एनालाइज करो। इसलिए शायद ये 8th स्टैंडर्ड में ये चैप्टर दी गई है। लेट्स स्टार्ट विद द एज ऑफ कॉलोनियलिज्म। अब ये एज ऑफ कॉलोनियलिज्म क्या था, कैसा था, है ना। सो कॉलोनियलिज्म अ सिस्टम वेयर एक कंट्री दूसरे कंट्री के ऊपर राज करता है। ठीक है, सीधा सीधा बात है। तो एक कंट्री दूसरे कंट्री को अपहोल्ड करता है, उसके ऊपर जो चीज़ें एज एन गवर्नमेंट वो खुद रहता है और बाकी लोगों को, दूसरे कंट्री को चलाता है। सो कॉलोनियलिज्म अ सिस्टम वेयर कंट्री इज कंट्रोल्ड बाय पॉलिटिकली, एक कंट्री जो कंट्रोल किया गया है पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिकली बाय अदर कंट्री इज अ कॉलोनियलिज्म। सो कॉलोनियलिज्म क्या है? इट इज अ सिस्टम वेयर वन कंट्री इज कंट्रोल्ड बाय अदर कंट्री पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिकली। सो चाहे वो पॉलिटिकली बात करें या इकोनॉमिकली बात करें, एक कंट्री को दूसरे कंट्री ने कंट्रोल करके रखा है। तो ऐसे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? कॉलोनियलिज्म। ठीक है। इंडिया वॉज रिच रिसोर्स। इंडिया, सब हमको पता है, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, सोने की मुर्गी थी हमारी, है ना। तो बस इन लोग ने हमको काट दिया और हम काटने को तैयार थे ना, एक दूसरे से लड़ाई करते थे, यूनिटी थी नहीं हमारे में। So India was rich in resources. India was rich in resources, skilled craft. इंडिया जो है रिच था किसमें? रिसोर्सेस में। बहुत बहुत रिसोर्सेस इंडिया में पाए जाते थे। सोने की चिड़िया कहलाती थी हमारी इंडिया, है ना। एंड ट्रेड अट्रैक्टेड यूरोपियन नेशन। सो ऑब्वियसली जहाँ पे रिसोर्स ज़्यादा होगा, आजकल देख रहे हैं हम, अमेरिका मारते जा रहा है अलग अलग नेशंस को। अब आपने तो देखा रहेगा, रशिया ने यूक्रेन पे धावा बोल रखा है, तो उधर उसने वही एरिया कैप्चर कर रखा है जो रेयर अर्थ जिसमें मिलते हैं, वही वो भी मानने की बात है रशिया की। जबकि पहले रशिया और यूक्रेन एक दोस्त हुआ करते थे और वो एक ही यूएसएसआर में लाई करते थे दोनों। So after that also, after the split of this USSR also, क्या हुआ ना कि उन लोग दोनों दोस्त तो थे, 2014 तक दोस्त थे यार। मतलब उतना ज़्यादा दोनों फ्रेंडली नेशंस थे, क्योंकि एक ही संगठन से निकले हुए थे, दैट इज़ यूएसएसआर। सो आफ्टर दैट अपने अपने फ़ायदे के लिए यूरोपियन नेशन और रशिया ने उसके लिए झगड़ा किया। एंड आग लगाने का काम तो यूरोपियन नेशन एंड यूएसए ने किया था, सबको पता ही है, ये तो खुल्लम खुल्ला है। सो कोई भी कंट्री को देखो, कोई भी कंट्री दूसरे कंट्री को अट्रैक्ट कब करता है? जब उसका नेचुरल रिसोर्सेस हो। सो इंडिया वॉज रिच इन दैट। इंडिया वॉज रिच इन रिसोर्सेस, स्किल्ड क्राफ्ट एंड ट्रेड अट्रैक्टेड यूरोपियन नेशंस एंड ट्रेड अट्रैक्टेड यूरोपियन नेशंस। तो ये बात आपको पता होना चाहिए। ऑब्वियसली सोने की चिड़िया कहलाती थी हमारी इंडिया। तो इंडिया वॉज रिच इन रिसोर्स, स्किल्ड क्राफ्ट एंड आपको पता होगा लूम्स इंडिया के बड़ा फेमस थे। इधर से इन लोग कालीन वालीन लेके जाते थे, दूसरी जगह बेचते थे,
है ना. So that's why India was rich in resource, skilled craft, and that's why trade attracted European nation. सो ट्रेड में भी इंडिया अच्छा था. सो इसकी वजह से ये सब तीन चीज़ की वजह से यूरोपियन नेशन इधर खींचे हुए चले आए कि हाँ हमको इसके ऊपर कैप्चर करना है, ये मार्केट के ऊपर कैप्चर करना है. अब पोर्चुगल वाज द फर्स्ट यूरोपियन कंट्री टू अराइव. अब पोर्चुगल जो था वो फर्स्ट इंडियन यूरोपियन नेशन था जो इंडिया के धरती पे कदम रखा. एंड वहाँ पे भी कौन थे? वास्को डी गामा जो इंडिया में लैंड किए थे इन 1498 एट कैलिकट. तो ध्यान में रखना, जो पहला व्यक्ति इंडिया में यूरोपियन व्यक्ति जो आया दैट वाज वास्को डी गामा. वो और उसका दल बल इंडिया में कदम रखता है इन 1498 एट कैलिकट, एट पोर्ट कैलिकट. ठीक है. सो पोर्चुगल थे वो. सो फर्स्ट यूरोपियन कंट्री टू रीच इन इंडिया, टू अराइव इंडिया वाज पोर्चुगल. एंड उसका भी जो आदमी था वो कौन था? वास्को डी गामा इन 1498 कैलिकट. ठीक है. सो दिस वाज द एज ऑफ कॉलोनियलिज्म. उसके बाद में आया यूरोप इन इंडिया. अब कौन कौन से यूरोपियन नेशन इंडिया में आए? तो पहला जो था वो पोर्चुगीज था. अभी हमने पढ़ा वास्को डी गामा जो है वो पहले इंडिया में कदम रखे थे. सो पहले अब हम बात करें द पोर्चुगीज के बारे में, तो वही वास्को डी गामा का नाम आ जाएगा. The first European power to arrive in India, the first European power arrived in India is what? Portuguese. And उसमें से वास्को डी गामा जो थे reached Calicut in 1498. वास्को डी गामा reached Calicut in 1498. The first जो इंडियन यूरोपियन नेशन जो इंडिया में है वो कौन था? पोर्चुगीज था. एंड पोर्चुगीज का एक ये व्यक्ति था, नाविक था, दैट इज वास्को डी गामा, जो कैलिकट पोर्ट पे एंट्री करता है 1498. तो ध्यान में रखना, फर्स्ट यूरोपियन नेशन टू रीच अराइव इंडिया इज व्हाट? पोर्चुगल. नाउ एस्टैब्लिश ट्रेडिंग पोर्ट्स इन गोवा. अब ये पोर्चुगीज ने ऑब्वियसली पोर्ट बनाए गोवा में, दमन में, दीव में एंड हुगली में. कहाँ पे पोर्ट बनाए? ट्रेड करना है तो पोर्ट बनाना पड़ेगा यार. तो इन्होंने पोर्ट कहाँ पे एस्टैब्लिश की? गोवा में, दमन में, दीव में एंड हुगली में. ओके. तो पोर्चुगीज हु वेयर दे मेड दैट पोर्ट इन इंडिया, दैट इज इन गोवा, दमन, दीव एंड हुगली. दे एस्टैब्लिश, तो पोर्चुगीज एस्टैब्लिश ट्रेड पोर्ट्स इन गोवा, दमन, दीव एंड हुगली. फिर इनिशियली फोकस्ड इन, अभी वो पहले ना व्यापार करने, व्यापारी लोग थे इन लोग, तो व्यापार करने आए तो पहले स्पाइसेस, मतलब आपको पता होगा हमारी काली मिर्च बहुत फेमस थी, ब्लैक गोल्ड कहा करते थे हम लोग. सो वही हमारी एक्चुअली मसाला हमारा इंडियन मसाला बड़ा फेमस है, आज भी बड़ा फेमस है, पहले भी बड़ा फेमस था. तो इनिशियली फोकस्ड ऑन स्पाइस ट्रेड. उन्होंने पहले क्या किया? उन्होंने स्पाइस ट्रेड पे फोकस किया. ठीक है. तो मसाला की ट्रेड करते थे इन लोग. लेटर कंट्रोल्ड मैरिटाइन रूट्स इन इंडियन ओशन. उसके बाद में इन लोग ने कंट्रोल करना चालू किया मैरिटाइन रूट्स. ठीक है. मतलब अभी क्या है, कंट्रोल करेंगे तो क्या होगा? अगर इधर से गुजरना है तो टैक्स दो, है ना. हमने खोजा है, ट्रेड रूट हमने बनाया है, ऐसा उनको लगता था. तो उन लोग क्या बोलते थे? उन लोग ने क्या मतलब उन लोग क्या करते थे? ट्रेड करते, स्पाइसेस का ट्रेड करते थे. एंड लेटर ऑन बाद में उन्होंने क्या किया? अपना वर्चस्व जमाना चालू कर दिया ओवर द मैरिटाइन रूट्स. नोन फॉर फोर्स्ड कन्वर्जन टू क्रिश्चियनिटी. ऑब्वियसली इन लोग क्रिश्चियन लोग थे, तो इन लोग ने क्या किया? क्रिश्चियनिटी थोपना चालू कर दिया.
एंड दे डिस्ट्रॉयड मेनी टेम्पल्स एंड मॉस्क, मतलब बहुत सारे उन्होंने अपने जो मस्जिद एंड ये थे, मस्जिद एंड मंदिर थे, उन्होंने डिस्ट्रक्ट किए, तोड़े, और जबरदस्ती क्रिश्चियनिटी थोपने की कोशिश की। ठीक है, तो नोन फॉर देयर फोर्स कन्वर्जन टू क्रिश्चियनिटी, जबरदस्ती हिंदू लोग को, मुस्लिम लोग को, जो भी जैन लोग थे या जो भी ऐसे अपने रिलीजन को मानने वाले लोग थे, जबरदस्ती उनको चेंज करके क्रिश्चियनिटी की तरफ ढकेला जा रहा था। सो मतलब बेसिकली दे आर फोर्सिंग अदर पीपल टू बी क्रिश्चियन, they are converting other religion people to Christianity. Which one? Portuguese. Then power declined in 17th century, इनका power जो है वो decline हुआ 17th century में due to the competition from other European powers such as British and French. ठीक है, so इनका power जो है वो decline हुआ 17th century में because उनको competition मिलने लगे। अभी ब्रिटिश भी तो देख रहा था, ब्रिटेन भी तो देख रहा था, फ्रेंच भी देख रहा था, सब लोग देख रहे थे भाई ये पोर्चुगीज कहाँ से सब लेके आ रहा है। तो ऑब्वियसली उन लोग ने भी क्या किया, इधर के मार्केट में हक जमाना चालू कर दिया और इनको कंपटीशन देने लगा। कौन? ब्रिटिश एंड फ्रेंच। तो इनका वर्चस्व जो था वो कम हुआ 17th सेंचुरी में ड्यू टू द कंपटीशन विद द अदर यूरोपियन नेशंस लाइक फ्रेंच एंड ब्रिटेन। ठीक है, तो अब जब पोर्चुगीज का देखो काम तमाम तो टोटल नहीं बोलोगे आप कि हाँ कम हुआ, तो उसके बाद में डच का बढ़ा इंडिया में। द डच कौन आए? सेकंड पे जो है वो डच है। Dutch East India Company arrived early in 17th. Dutch East India Company arrived early in 17th century. ठीक है, कभी आए थे डच? Dutch East India Company was arrived in India in early 17th century. तो 17th century में ये इंडिया में आए थे। उसके बाद में फोकस मेनली ऑन स्पाइसेस, वापस से इन लोग ने भी फोकस, ऑब्वियसली उस टाइम पे ब्लैक पेपर, इट मीन्स व्हाट, ब्लैक गोल्ड हुआ करता था, बहुत उनके लिए तो बहुत कीमती था भाई। फर्स्ट टाइम चखे थे और उनको बहुत अच्छा लगा था, तो हर एक चीज़ में वो यूज़ करते थे ब्लैक पेपर। आज भी आप देखोगे तो ब्लैक पेपर का बड़ा शौक है सब लोग को, जितने भी यूरोपियन नेशंस हैं। तो पहले जो आए थे वो मेनली फोकस्ड ऑन spices trade in Indonesia, limited presence in India, है ना। तो इंडोनेशिया एंड लिमिटेड प्रेजेंस इन इंडिया, इंडिया में भी उनका प्रेजेंस था बट लिमिटेड प्रेजेंस था। ठीक है, सो डच लोगों का पुलिकट, सूरत, नागापट्टिनम was where the ट्रेडिंग उन लोग का जो ट्रेड करने का पोर्ट्स थे वो सब ये सब थे। देन फेस्ड कंपटीशन विथ पोर्चुगीज लेटर ऑन विथ इंग्लिश। ऑब्वियसली पोर्चुगीज ने तो इधर घर बना के रखा था अपना, तो पहले पोर्चुगीज से कंपटीशन मिला, फिर बाद में ब्रिटिश ने भी इधर, मतलब इंग्लिश लोग, ब्रिटिश लोगों ने भी इधर अपना स्थापना कर दिया था। तो ऑब्वियसली उनसे कंपटीशन मिलना चालू हो गया। तो इनको कंपटीशन कहाँ से मिल रहा था? एक तो पोर्चुगीज लोगों से और एक तो इंग्लिश लोगों से, दैट इज ब्रिटेन वाले लोगों से। इवेंचुअली विड्रॉ फ्रॉम इंडिया टू कॉन्सेंट्रेट टू साउथ ईस्ट एशिया, ताकि कॉन्सेंट्रेट कर सके साउथ ईस्ट एशिया पे। नहीं तो भैया जितना ज़्यादा बड़ा साम्राज्य होगा उतना संभालने में तो तकलीफ होगी ना। तो उन्होंने इंडिया से विड्रॉ कर लिया ये डच लोगों ने, ताकि वो साउथ ईस्ट एशिया में कॉन्सेंट्रेट कर सके, उसके ऊपर अपना वर्चस्व जमाए रख सके। ठीक है, तो आप लोगों को ये बात पता रहनी चाहिए कि यूरोपियन इन इंडिया, सेकेंड जो आए वो डच आए। तो पहला हमने क्या पढ़ा?
देखिए पहले हमने पोर्चुगल्स के बारे में पढ़ा, तो पोर्चुगल लोग क्या करते थे, पोर्चुगल लोग देखिए ज़रा, सो द पोर्चुगीज फर्स्ट कौन था, वास्को डी गामा, established trading port is they established trading port in Goa, Daman, Diu and Hooghly, then initially focused on spice trade, later controlled maritime routes in India, known for their forced conversion from to Christianity, and they destroyed temples and mosques. Then power declined in 17th century, उनका power जो है वो कम हो गया 17th century because of the competition of the Dutch and yes other European powers, that is Dutch and English. जो सेकेंड इंडिया में आए वो डच थे, डच ने क्या किया, वो 17th सेंचुरी में, नियरली 17th सेंचुरी में डच इंडियन का ईस्ट इंडिया कंपनी आई, फिर फोकस्ड मेनली ऑन, वापस से उन्होंने स्पाइस के ट्रेडिंग पे ही ध्यान दिया, मेजरली इन इंडोनेशिया एंड लिमिटेड पार्ट ऑफ इंडिया। उन्होंने जो ट्रेड पोर्ट्स बनाए थे वो पुलिकत में थे, सूरत में थे, नागापट्टिनम में थे। फिर दे फोर्स कंपटीशन, दे उनको फेस्ड कंपटीशन, उनको कंपटीशन मिली कहाँ से, एक तो पोर्चुगीज पहले से बैठे हुए थे एंड इंग्लिश लोगों से लेटर ऑन। इवेंचुअली विड्रॉल फ्रॉम इंडिया, ताकि वो साउथ ईस्ट एशिया में कॉन्सेंट्रेट कर सके, नहीं तो इतना बड़ा साम्राज्य चलाना इतना ईजी था नहीं, ठीक है, आपको ये बात सब पता होना चाहिए। फिर जो थर्ड लोग आए वो है फ्रेंच। तो फ्रेंच कॉलोनीज एम्बिशन, कॉलोनियल एम्बिशन, मतलब वो ज़्यादा से ज़्यादा कॉलोनीज बनाना चाहते थे, और इसलिए अभी भी आप देखोगे तो फ्रेंच लोगों का, फ्रांस का अलग अलग जगह पे अभी भी कॉलोनीज हैं, और उन्होंने फ्रांसी नाम रखा उसका सबका, तो दे कंट्रोल्ड बाय द फ्रांस, ठीक है, क्या कर सकते हैं। सो यूरोपियंस इन इंडिया, the French colonial ambition, established trading post at Puducherry and Nagaur, Chandarnagar में and Puducherry, then Mahe, then Karaikal and Yanam। क्या ही नाम है, देखो इतना कॉम्प्लिकेटेड नाम रहता है ना, तो पुदुचेरी तो याद है यार, ये नॉर्मली हम आज भी हम जानते हैं पुदुचेरी क्यों, ठीक है। देन नगौर, इट इज नॉट चंद्रनगौर, ठीक है, चंद्रनगौर। उसके बाद में ये है माहे, देन कराईकल भी हमने सुना हुआ है, यनम नहीं सुना था, तो यनम भी सुन लिया, ठीक है। स्टेब्लिश्ड अभी मतलब रिसेंट, इसमें अब जो हम लोग नॉर्मली डेली लाइफ में यूज़ करते हैं तो पुदुचेरी वगैरह सब आते रहती है, तो जो चीज़ें, जो नाम आप डेली सुनते हो उसका पता होता है क्या है, कहाँ पे। स्टैब्लिश ट्रेडिंग पोस्ट एट पुडुचेरी, चंद्रनगौर, माहे, कराईकल एंड यनम। इन्होंने किसने, फ्रेंच को जब कॉलोनीज बना रहे थे, तो जब फ्रेंच ने इधर इंडिया में एंट्री मारी तो उन्होंने पोस्ट स्टैब्लिश किए, ट्रेडिंग पोस्ट, कहाँ पे, पुदुचेरी में, चंद्रनगौर में, माहे में, देन कराईकल एंड यनम में। देन फाउट देयर कर्नाटिक वार्स अगेंस्ट ब्रिटिश। अब ये 1746 एंड 1763 के दरमियान हुआ था। अब कर्नाटिक वार्स, यू नो दैट, जो अभी रिसेंटली कर्नाटका, ओके, दे आर ऑल, वहाँ पे कर्नाटका के अगल बगल में जो वॉर हुए कर्नाटका के साइड में, सो दैट इज कर्नाटिक वॉर्स, ठीक है। एंड दे आर फाउट बिटवीन, बहुत दिन तक चला था, दे फाउट बिटवीन कन्नड्स, तो कन्नड़ स्पीकिंग जो जोन थी उसमें जो फाइटिंग हुई है, दैट इज कर्नाटिक वॉर्स। आप सीधा बात, तो जितना भी कन्नड़ स्पीकिंग जोन था, जो समुंदर से लगा हुआ था, उसमें जो वॉर हुए हैं, ओके, कन्नड़ स्पीकिंग जोन्स में, सो दे आर कर्नाटिक वॉर्स। सो दिस फ्रेंच फाउट कर्नाटिक वॉर्स अगेंस्ट ब्रिटिश इन between 1746 to 1763, ठीक है। फिर गवर्नर ड्यूप्लिक्स tried to expand French influence through alliance with Indian rulers. So ये फ्रेंच
गवर्नर जो ड्यूप्लिक्स था उसने अपना वर्चस्व बढ़ाने का कोशिश किया बाई, ताकि किसके साथ मिलके, इंडियन रूलर के साथ मिलके अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने का कोशिश किया था फ्रेंच गवर्नर ड्यूप्लिक्स ने। ठीक है, तो फ्रेंच गवर्नर ड्यूप्लिक्स ने अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने का कोशिश किया बाई अलायंस विथ थ्रू अलायंस विद द इंडियन रूलर्स। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि गवर्नर ड्यूप्लिक्स ट्राइड टू एक्सपांड फ्रेंच इन्फ्लुएंस थ्रू द अलायंस विद द इंडियन रूलर्स, देन डिफीटेड बाय ब्रिटिश। इन ये किससे हारे? ब्रिटिश से हारे। फ्रेंच रिटेन्ड स्मॉल सेटलमेंट्स बट लॉस्ट पॉलिटिकल पावर। छोटे छोटे सेटलमेंट्स तो उनको फ्रेंच ने रिटेन किया, लेकिन जो पॉलिटिकल पावर था वो कम हो गया इनका। ठीक है, तो ये बात हो गई। तो थर्ड जो आए थे वो फ्रेंच आए थे। फ्रेंच वॉज कॉलोनीज बनाने के बड़ा एम्बिशियस थे वो, तो कॉलोनियल एम्बिशंस established trading port in Puducherry, Chandranagore, Mahe, Karaikal, Yanam. Then they fought Carnatic wars against British from 1746 to 1763. Then उनके जो गवर्नर थे ड्यूप्लिक्स, they expanded their influence through the alliance with the Indian rulers. Then lastly defeated by the British, they were defeated by the British and but डिफीट होने के बाद में भी कुछ स्मॉल सेटलमेंट्स उन्होंने रिटेन किए, बट पॉलिटिकल पावर उनसे छिन गई। ठीक है, ऐसा हुआ। लास्ट जो बहुत दिन तक राज किए थे वो हमारे बहुत दिन तक जो राज किए वो ब्रिटिश थे। ठीक है, अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। सो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, अब देखते हैं इनका कैसा मोनोपोली रहा है ईस्ट इंडिया कंपनी का। सो द फोर्थ वन इज ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। सो फ्रॉम ट्रेडर्स टू रूलर, अभी इनका एक लाइन में तो खत्म नहीं होगा, इनका एक पैराग्राफ में खत्म नहीं होगा, थोड़ा सा इनको विस्तार पूर्वक देखना पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने बहुत दिन तक राज किया। कैसे राज किया था, क्यों राज किया था, वो सारी चीजें हम देखेंगे यहाँ पे। ओके, तो जानना है फ्रॉम ट्रेडर्स टू रूलर्स, ये कैसे ट्रेडर्स से रूलर बने, है ना। ट्रेड करने आए और हमारे ऊपर ही राज करने लगे। बताओ, हमारे एट्रोसिटीज करते थे हमारे ऊपर, सब कुछ जुल्म करते थे, सब कुछ करते थे, हमको अपने बाप का जागीर समझे थे बे, हैं। आज भी मैं ये बताऊंगा, देखो उन लोग है ना, आज भी हम इंडियन लोग को उन लोग खुद को सुपीरियर समझते हैं और हम इंडियन लोग को उन लोग इन्फीरियर समझते हैं, जबकि उनको कोई जाके बताए कि हमारी इकोनॉमी उनसे बड़ी हो चुकी है। ठीक है, आंख खोलो भाई, उनके ऊपर पानी मारो थोड़ा सा। सो फ्रॉम ट्रेडर टू रूलर, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर्म्ड इन 1600। कभी फॉर्म हुआ ईस्ट इंडियन कंपनी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी फॉर्म्ड इन 1600। सेट अप फैक्ट्रीज एट सूरत, उन्होंने फैक्ट्रीज लगाई सूरत में, मद्रास में, बॉम्बे में। अब ये उस टाइम पे बॉम्बे था, नाउ इट इज मुंबई। अब देखो उस टाइम पे कलकत्ता था, आज कोलकाता है, ध्यान में रखना बात। सो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो था वो फॉर्म हुआ था 1600 में। उसके बाद में उन्होंने फैक्ट्रीज लगाई थी, कहाँ कहाँ पे? सूरत पे, मद्रास में, बॉम्बे में और कलकत्ता में। अब गेन्ड पॉलिटिकल फुटहोल्ड बाय द बैटल ऑफ प्लासी। अब ये बैटल ऑफ प्लासी किसके किसके बीच में था? तो इनको जो पॉलिटिकल पावर मिला वो आफ्टर द बैटल ऑफ प्लासी मिला। सो ये था ब्रिटिश और सिराजुद्दौला जो थे बंगाल के लास्ट रूलर आप बोल सकते हो, तो उनके बीच में ये बैटल ऑफ प्लासी हुई थी
1757 में हुई थी, तो ये ध्यान में रखिएगा। 1757 में बैटल ऑफ प्लासी हुई थी एंड इट वाज बिटवीन ब्रिटिश एंड सिराजुद्दौला, और उनके साथ में कुछ फ्रेंच, उनका अलायंस फ्रेंच के साथ में था, फ्रेंच लोगों के साथ में था, तो उनके साथ में फाइट कर रहे थे वो। सो ब्रिटिश ने सिराजुद्दौला और फ्रेंच लोगों को हराया था उस बैटल ऑफ प्लासी में। देन बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ बक्सर जो था वो बनारस के किंग थे, और वापस से वो सिराजुद्दौला सब लोग मिलके, सारे लोग, बहुत सारे लोग मिलके ये फाइट लड़ रहे थे, बैटल ऑफ बक्सर, एंड ब्रिटिश के साथ में लड़ रहे थे। ब्रिटिश इन लोगों के साथ लड़ रही थी, ब्रिटेन। तो इन लोग हार गए। ऑब्वियसली इनके पास अलग अलग बहुत सारे औजार थे लड़ाई करने के ब्रिटिश के पास, और इनके पास मॉडर्न हथियार नहीं थे, तो हार गए, कोई बात नहीं। 1764 में हार गए बैटल ऑफ बक्सर। अब ये जो बैटल जीते ना ये ब्रिटिश लोग सीधे सीधे बोलो, तो इन लोग का एक वर्चस्व स्थापित हो गया रीजन में, एक पावर मिल चुकी थी इनको एक रीजन में, इस रीजन में। सो गेन्ड पॉलिटिकल foothold after the Battle of Plassey in 1756 and Battle of Buxar in 1764. Acquired Diwani rights. अब इन्होंने दीवानी राइट्स ऑफ, ऑब्वियसली जब इन लोग ये सब जीत लेंगे तो दीवानी राइट्स और टैक्स, पॉलिटिकल पावर मिल गई, तो रेवेन्यू वगैरह जो वसूली होगा वो इन लोग ही करेंगे। सो एक्वायर्ड दीवानी राइट्स ऑफ बंगाल, बिहार, ओडिशा इन 1765, एनेबलिंग टैक्स कलेक्शंस। तो इन्होंने यहाँ पे ऑब्वियसली बंगाल, बिहार, ओडिशा, ये सब जगहों पे इन्होंने दीवानी राइट्स पा लिया, क्योंकि इन्होंने क्या किया, बैटल ऑफ प्लासी में हराया इन्होंने, मतलब में हराया, और उसके बाद में बैटल ऑफ बक्सर में हराया ब्रिटेन ने हम लोग को। तो जब हम हारे तो एक बात समझ में आ गई कि इनका अभी वर्चस्व बढ़ गया, तो इन्होंने दीवानी राइट्स ले लिए बंगाल के, बिहार के, उड़ीसा के इन 1765। तो उससे क्या हुआ कि इन लोग टैक्स कलेक्शन कर पाते थे, तो अब ये टैक्स कलेक्शन पे भी जुट गए। भैया तुम तो थे ट्रेडर, अब यहाँ पे आके टैक्स कलेक्शन करने लगे, बताइए ऐसा होता है क्या है? और हम देख रहे थे। ग्रेजुअली एक्सटेंडेड कंट्रोल ओवर मोस्ट पार्ट ऑफ इंडियन बाय वॉर्स। इन लोग ने अपना कंट्रोल स्थापित कर लिया ऑन द मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया बाय वॉर्स एंड एनेक्सेशंस एंड ट्रीटीज। जो देखो क्या है ना, शाम दाम दंड भेद वाला इन लोग के पास बात थी। देखते थे कि भैया हमसे ज्यादा मजबूत है, हमारा क्षति ज्यादा होगा, तो उनसे कुछ ट्रीटी साइन करवा लेते थे डरा धमका के। उसके बाद में जो ऐसे छोटे मोटे थे उसको तो डायरेक्टली हड़प लेते थे, चल हमारे अंडर में आ जा, है ना। तो डरा धमका के कुछ भी कैसे भी करके वॉर के थ्रू वो क्या करते थे, एनेक्स कर देते थे, मतलब कैप्चर कर लेते थे, या ट्रीटीज के थ्रू उन लोग बात करके भैया अपना वर्चस्व स्थापित कर लेते थे, टैक्सेशन कलेक्शन करना चालू कर देते थे। तो मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया पे इनका कंट्रोल हो चुका था यहां तक, ठीक है। अब आते हैं इसके आगे कि देखो इतना बड़ा कंट्री था, इन लोग ने कंट्रोल पाया कैसे? तो इन लोग ने दिमाग लगाई थी, डिवाइड एंड रूल। अब इधर इतना सारे किंग लोग थे, सब मिलके अगर इसके साथ फाइट करते तो क्या जीत जाते थे क्या? ये नहीं। तो इन्होंने क्या किया, सब जगह डिवाइड एंड रूल का बात करना चालू कर दिया। अब आपने देखा रहेगा, कल लास्ट टाइम हमने शिवाजी महाराज जी का, छत्रपति शिवाजी महाराज जी का पढ़ा था, तो उसमें भी देखा था कि उनके लास्ट में क्या हो गया कि जब इन लोग ने एंटर किया, यूरोपियन नेशंस लोग ने, मतलब ये ब्रिटिश ने, तो उनके घर में ही आग लगा दी, है ना। जब घर से ही यूनिटी खत्म हो गई तो हारना ही था ना, वो डिक्लाइन पे जाना ही था।
तो वही है, डिवाइड एंड रूल वाला पॉलिसी इन्होंने अपनाया था। लास्ट में तो यार हिंदू मुस्लिम में भी आग लगा दी इन लोग ने, पाकिस्तान बनवा दिया यार, बताइए। इन लोग के कारण ही हुआ था ना ये जो भी हुआ था, ठीक है। द स्ट्रेटेजी ऑफ डिवाइड एंड रूल, exploited division among Indian rulers, communities and castes. So इन्होंने exploited division among Indian rulers, communities and caste. इन्होंने खूब इस्तेमाल किया, सीधा सीधा बात है, खूब इस्तेमाल किया। दो रूलर्स के बीच में झगड़ा लगा दिया, दो कम्युनिटीज़ के बीच में झगड़ा लगा दिया, कास्ट लोग के बीच में झगड़ा लगा दिया। सो उनको पता था कि ऐसे ही यूनिटी को तोड़ा जा सकता है, नहीं तो जब तक ये यूनाइट रहेंगे तब तक इनका ऑब्वियसली इनको रूल करना मिलने वाला नहीं था। तो इन लोग ने क्या किया, रूलर के बीच में झगड़ा लगाना चालू कर दिया, है ना, वॉर करवा दिए। तो जब दोनों वीक हो गए तो उन्होंने खुद ने दोनों को टेक ओवर कर लिया। देन कम्युनिटीज के बीच में झगड़ा लगा दी, कास्ट के बीच में झगड़ा लगा दी। तो दे आर मतलब उन्होंने स्ट्रेटेजी बनाई थी डिवाइड एंड रूल की, सीधा सीधा बात है। हम भी तो पागल है ना कि हम कास्ट के पीछे पड़े रहते हैं, कास्ट के पीछे झगड़ा करते रहते हैं, कम्युनिटीज के पीछे झगड़ा करते रहते हैं। तो इससे तो यही सीख मिलती है ना भाई, यूनाइट रहो, यूनिटी रहेगी तब तुम्हारी देश की कीमत होगी, तुम्हारी देश की वैल्यू होगी। तो यूनिटी मेंटेन करो यार, ठीक है। सपोर्टेड वन फ्रैक्शन अगेंस्ट अदर टू वीकन द इंडियन यूनिटी, सपोर्टेड वन फ्रैक्शन अगेंस्ट द अदर। तो एक को सपोर्ट करते थे दूसरे के खिलाफ, और दोनों मिलके, ब्रिटिश और वो मिलके उसके ऊपर लड़ाई वॉर कर देते थे, और ऑब्वियसली वो ब्रिटिश और वो जो मिला हुआ है वो जीत जाता था, तो ब्रिटिश को कब्जा कर लेता था। इससे संधि बनाया, उसको कैप्चर कर लिया, तो दोनों अपने अंडर में आ गए, वही वाला बात था। और इसने क्या किया, इंडियन यूनिटी को वीकन कर दिया, कम कर दिया, इंडिया में यूनिटी खत्म हो गई। एनेक्सेशन पॉलिसीज लाइक डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड डलहौसी। अब ये क्या चीज़ है, ये देखो, आपने रानी लक्ष्मीबाई को सुना होगा, उन्होंने क्या किया था, एक बच्चा अडॉप्ट किया था। तो इन लोग ने क्या किया कि एडॉप्शन प्रोसेस नहीं चलेगा, ठीक है। क्या होगा कि अगर आपका प्रिंसली स्टेट है और आपके पास बच्चा नहीं है, तो आप बच्चा अडॉप्ट नहीं कर पाओगे, उसका कोई वारिस नहीं बना पाओगे, वो सीधा ब्रिटिश अपने कंट्रोल में ले लेगा। तो इसके लिए भी मतलब उन्होंने लॉ बना रखी थी। दिस वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड डलहौसी, आपको ये बात पता होना चाहिए, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, ठीक है। Annexation policies like doctrine of lapse introduced by Lord Dalhousie used to absorb princely state। अब ये मतलब तुम्हारे पास खुद का बच्चा नहीं है तो तुम किसी को अडॉप्ट नहीं कर पाओगे, तो कोई वारिस बनेगा नहीं, तो ये जो पूरा साम्राज्य है वो पूरा हम ले लेंगे तुमसे। ये इन्होंने एक रूल बना दी, एंड दैट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड डलहौसी। that policy was known as what, doctrine of लैप्स। ओके, चलिए, तो बात समझ में आ गई कि स्ट्रैटेजी डिवाइड एंड रूल की थी। उन्होंने एक्सप्लॉइट किया डिवीजन अमंग इंडियन रूलर्स के बीच में झगड़ा लगाई, कास्ट के बीच में झगड़ा लगाई, कम्युनिटीज़ के बीच में झगड़ा लगाई, क्योंकि अलग अलग कम्युनिटीज़ एक ही हम बात जो करते हैं, देखो हम पहले से ही यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, ठीक है। तो उन्होंने देखा यूनिटी इनका जब तक रहेगा तब तक हम इनको तोड़ नहीं पाएंगे, हम इसको राज नहीं कर पाएंगे, तो इन्होंने क्या किया, झगड़ा लगाना चालू कर दिया, इन्होंने यूनिटी को तोड़ना चालू कर दिया। इंडियन रूलर्स के बीच में झगड़ा लगाया, कम्युनिटीज़ के बीच में झगड़ा लगाया, कास्ट के बीच में झगड़ा लगा दिया। सपोर्टेड अ फ्रैक्शन अगेंस्ट, एक फ्रैक्शन को सपोर्ट किया दूसरे फ्रैक्शन के अगेंस्ट, ताकि दूसरा वाला फेल हो जाए। दोनों जन मिल के, वो ब्रिटिश और वो एक सेक्टर मिल के दूसरे सेक्टर को हरा देगा, तो ऑब्वियसली इनका कंट्रोल ब्रिटिश का दोनों के ऊपर हो जाएगा, and this weakens the Indian unity
So annexation policies, last में annexation policies like doctrine of lapse introduced by Lord Dalhousie used to absorb princely states. ठीक है, सो ये रहा द स्ट्रैटेजी ऑफ डिवाइड एंड रूल, एंड आगे पढ़ेंगे और भी। देखो ये जो ब्रिटिश रूल था ना, अब तो ये दो पॉलिसी यूज करते थे यूरोपियन नेशंस, यूरोपियंस इन इंडिया, फ्रॉम ट्रेड टू रूलर्स। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आई, और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में हमने देखा कि पहले वो ट्रेडर्स थे, फिर रूलर्स बने। उसके बाद में दूसरा जो देखा हमने, स्ट्रैटेजी ऑफ डिवाइड एंड रूल उन्होंने चालू कर दी ताकि वो अपने इंडिया पे रूल कर सके। अभी अब फ्रॉम पैराडाइज टू हेल, स्वर्ग था हमारा देश, नरक कैसे बन गया, है ना, वो भी देख लेते। सो डिवास्टेटिंग फेमाइंस, सॉरी, सो फ्रॉम पैराडाइज टू हेल, फ्रॉम स्वर्ग से नरक कैसे बन गया। अब देखो ना, हमारे देश में सूखा बहुत पड़ा, और सूखा पड़ने की वजह से गरीबी आई, और अलग अलग पॉलिसीज की भी वजह से गरीबी आई। सो लेट अस सी कि डिवास्टेटिंग फेमाइन क्या था। कॉलोनियल पॉलिसीज पैरालाइज्ड एक्सपोर्ट क्रॉप ओवर फूड ग्रेन्स। सो उन्होंने एक्सपोर्ट क्रॉपिंग चालू की ओवर फूड ग्रेन, मतलब जो वहां पे होता था वो कल्टीवेट करने के बजाय उन्होंने फार्मर से ऐसा चीज उगाने को कह दिया जो कमर्शियली ज़्यादा प्रॉफिटेबल हो। ठीक है, तो ये जो पॉलिसी आई कि कमर्शियल क्रॉपिंग होगी, है ना, तो ब्रिटिश को उससे फायदा था, लेकिन लोकल फार्मर्स को उससे क्या फायदा था। तो फूड ग्रेन्स हो ही नहीं रहे। अब तुम उस टाइम पे इंडिगो का डिमांड था, इंडिगो वगैरह का। सो इंडिगो उगाने के लिए बोल दिए गए, फूड ग्रेन्स उधर उगाया नहीं गया, तो वही खाने के लिए क्या मिलेगा, इंडिगो थोड़े खाओगे तुम। ठीक है, तो दैट इज वन ऑफ द पॉलिसीज। तो कॉलोनियल पॉलिसीज प्रायोरिटाइज एक्सपोर्ट्स ओवर फूड ग्रेन्स। सो उन्होंने प्रायोरिटाइज किया एक्सपोर्ट क्रॉप्स ओवर फूड ग्रेन्स, जो उनको ज़्यादा प्रॉफिटेबल था। कमर्शियल क्रॉपिंग करवा रहे थे फार्मर से हमारे, और वो जो वहाँ के लोकल कल्टीवेशन होता था, लोकल चीज़ें जो कल्टीवेट होती थी, वो उनको करने के लिए मना कर दिया गया, और उनसे ज़बरदस्ती कमर्शियल क्रॉपिंग कराई गई ताकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को फ़ायदा हो सके। तो ये पॉलिसी लाई गई। दिस वॉज वन ऑफ द रीजन्स वाई खाने पे आफत हो गई हमारे फार्मर्स पे, हमारे इंडियन पीपल को। फेमाइंस इन जो सूखा पड़ा, भुखमरी हुई 1770 में इन बंगाल एंड 1866 इन उड़ीसा। अदर रीजन एंड अदर रीजन किल्ड मिलियंस। ये भुखमरी जो फैली, सूखा जो पड़ा बंगाल में, उड़ीसा में, इससे बहुत सारे जान की क्षति हुई। लोग बहुत सारे मरे, कोई बहुत सारे बच्चे मरे, बहुत सारे बूढ़े मरे। खाने के बगैर ऑब्वियसली मर जाएंगे। ठीक है, खाना नहीं मिल रहा था, पानी नहीं मिल रहा था, मर गए। अब ये देखो, एक तो ये भुखमरी फेमाइन उधर थी, एंड फिर भी ये ब्रिटिश लोग ना उन लोग से उनको कोई रिलीफ मदद नहीं कर रहे थे, रिलीफ मेजर कोई दिया नहीं उनको। जबरदस्ती टैक्सेशन वसूली किया जा रहा था। हाई टैक्सेशन कंटिन्यूड ड्यूरिंग क्राइसिस। सोचो कितना असंवेदनशील थे लोग। ये तब सुन के भी दुख होगा कि हमारे इंडियन लोग मर रहे हैं, और फिर भी ये जानवर लोग उनके खाल को नोच रहे हैं। बताओ, मतलब है ना, सोच के भी आप
ये यकीन नहीं कर सकते कि लोगों की जान जा रही है, उनको उनको मदद करने के बजाय ये ऐसी गवर्नमेंट थी जो उनका खून चूसते जा रही। भैया तुमको छोड़ेंगे नहीं, तुमसे टैक्सेशन वसूल करेंगे। आपने लगान पिक्चर देखी होगी, बहुत सारे फिल्म बने हुए हैं उसके ऊपर। दुगना लगान लेंगे, कैसे लेंगे बे? अब आओ, दो झापड़ लगाएंगे, भगा देंगे। भुखमरी है, भुखमरी लिटरली। और वहां से तुम पैसा वसूली कर रहे हो, कुछ देने के बजाय उनको भाई कुछ दे देते। अभी तो सरकार देखो, जब भी भुखमरी होती है या फ्लड आता है तो रिलीफ पैकेज भेजा जाता है, छोड़ जाता है, ऊपर से गिराया जाता है ताकि खाने पीने की कमी ना हो किसी को। लेकिन ये ऐसे असंवेदनशील लोग थे जो इतना होने के बावजूद भी, मतलब भुखमरी उधर फैली पड़ी है, किसी के पास कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी उनको पैसा वसूल करना, टैक्सेस चाहिए, हमको टैक्स चाहिए। चमड़ी खींच लो, और क्या कर सकते हो। सुन के भी महसूस होता रहेगा ना ये कि कैसे लोग हैं यार। गिद्ध से भी गए गुजरे लोग हैं इन लोग। द ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ, हमारी सोने की जो चिड़िया थी इंडिया, उससे कैसे पैसे को लेके जा जाके अपना तिजोरी भरा गया है, वो देखते। अभी भी हम फाइटिंग कर रहे हैं अपने हीरे के लिए, कोहिनूर हीरा जो उनके रानी के मुकुट में लगाया गया है। फाइट कर रहे हैं हम, सोचने की बात है। द ड्रेन ऑफ इंडियंस वेल्थ, resources, raw materials and wealth exported to Britain without adequate return। बिना रिटर्न के हमारा वेल्थ लिए जा रहे थे, हमारा रिसोर्सेस लिए जा रहे थे, रॉ मटेरियल लिए जा रहे थे, वेल्थ लेके जाया जा रहा था, हमारे इंडिया को कंगाल किया जा रहा था और अपना पेट भरा जा रहा था। तो अपने कंट्री को वेल्थी बनाने के चक्कर में इंडिया को गरीब किया गया, इधर का रिसोर्सेज चूसा गया, इधर का रॉ मटेरियल चूसा गया, यहाँ का वेल्थ एक्सपोर्ट किया गया टू ब्रिटेन विदाउट एनी एडिक्वेट रिटर्न। कोई भी रिटर्न दिए बगैर इन्होंने रिसोर्स इधर से लेके गए, इधर से इन लोग रॉ मटेरियल लेके गए, इधर से वेल्थ एक्सपोर्ट किए इन्होंने। India became supplier of raw material. India became supplier of raw material and market for British manufactured goods. इधर से रॉ मटेरियल लेके जाते थे, उधर से गुड्स बना के वापस से इधर हमको भेज देते थे। कि क्या हम एड़ा बन नहीं रहे? रॉ मटेरियल तुम फुकट में उठा के लेके गए, उसका कोई भी रिटर्न दिए नहीं तुम, है ना? एंड वो रॉ मटेरियल से कुछ बना के और इंडियन मार्केट में बेच रहे हो। क्या बात है यार। तो हमारा देश तो ऐसे ही नुकसान खा रहा है। एक तो रॉ मटेरियल लेके जा रहे हो, ऊपर से उधर से जो गुड्स बन रहे हैं उधर के ला के इधर बेच रहे हो। तुम इधर ही बना के बेचो ना, और इधर से प्रॉफिट कमा कमा के हमारा इंडिया को इन्होंने खाली कर दिया। सरप्लस रेवेन्यू फ्रॉम इंडिया फंडेड ब्रिटिश वॉर एंड डेवलपमेंट इन इंग्लैंड। सरप्लस जो रेवेन्यू हुआ फ्रॉम इंडिया फंडेड ब्रिटिश वॉर, जो ये ब्रिटेन लोग इधर उधर वॉर करते रहते थे, आज भी देखो तो इनका आधे से ज़्यादा वॉर को फंडिंग करते जो है वो ब्रिटेन वगैरह, ये ऐसे देश ही तो करते हैं, यूरोपियन नेशन तो करते हैं। झगड़ा लगाते हैं, अपना माल उधर जाके बेचते हैं, यही काम है इन लोग का। यूक्रेन के साथ में क्या कर रहे हैं इन लोग? यूक्रेन इतना छोटा कंट्री है, रशिया के साथ लड़ाया है, इनको पता नहीं है क्या कि रशिया से के सामने टिक नहीं पाएगा। 3 साल से जो लड़ाई चल रही है हम देख रहे हैं, रशिया अकेले लड़ रहा है सारे यूरोपियन नेशन से और यूएसए से। यूक्रेन की औकात थी क्या कि रशिया से भिड़ जाता? नहीं। वही बात हो जाती है
कि इन लोग का पहले से ही पॉलिसी था, ये वार में ही डूके पड़ रहते थे, ठीक है। तो जितने भी सरप्लस रेवेन्यू फ्रॉम इंडिया थे वो सारे फंड हो रहे थे ब्रिटिश वॉर में एंड डेवलपमेंट इन इंग्लैंड। आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर वी नो दैट कि ब्रिटिश पूरा तबाह हो चुका था, बॉम्बिंग कर करके जर्मनी ने उसकी तो हालत खराब कर दी थी। तो फिर कैसे वो बन गया? हाँ, इधर से लूट के लेके गए, हमारा पैसा लूट के लेके गए इन लोग, और उधर सब कुछ बनाया है। हमारा वेल्थ लूट के लेके गए, उधर सब कुछ बनाया है। हमारे ट्रूप्स भी लेके गए थे, हमारे यहाँ से लोग भी लेके गए थे लड़ाई करने के लिए, लड़ाई करवाया उन्होंने हमारे ट्रूप से। तो सरप्लस रेवेन्यू फ्रॉम इंडिया फंडेड ब्रिटिश वॉर एंड डेवलपमेंट इन इंग्लैंड। तो ये सब बढ़ के भी गुस्सा आना चाहिए, अंदर से गुस्सा आना चाहिए। मैं चाहता हूं गुस्सा करो। द ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ, तो ये जो चीजें थी, रिसोर्सेस, रॉ मटेरियल एंड वेल्थ एक्सपोर्टेड टू ब्रिटेन विदाउट एडिक्वेट रिटर्न, कोई रिटर्न दिए बगैर यहाँ से सारे चीज़ें, रिसोर्स लेके गए इन लोग रॉ मटेरियल लेके गए, इन लोग वेल्थ लेके गए हैं, सब कुछ लेके गए हमारे इधर से, कोई भी इन्होंने रिटर्न नहीं किया, रिटर्न में कुछ दिया नहीं हमारे। इंडियन बिकम सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल एंड मार्केट फॉर ब्रिटिश मैन्युफैक्चर गुड्स। इंडिया बिकम अ सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल एंड मार्केट फॉर ब्रिटिश मैन्युफैक्चर गुड्स। सो इंडिया को खाली मार्केट समझा इन्होंने, जितना हो सके प्रॉफिट इन्होंने कमाया, लेके चले गए। हमारा रॉ मटेरियल सब फ्री में लेके गए और उधर से गुड्स बना के इधर आके बेच रहे हैं, सब प्रॉफिट कमाई लेके चले गए, सब पैसा लेके हमारा जितना भी पैसा था चूस के चले गए। सीधा सीधा बात है। सरप्लस रेवेन्यू फ्रॉम इंडिया फंडेड ब्रिटिश वॉर, तो जितना भी सरप्लस पैसा आया था वो ब्रिटिश वॉर में लगा, इंडिया का पैसा ब्रिटिश वॉर में लग रहा है, सोचिए, एंड इंग्लैंड को डेवलप करने के लिए लग रहा है। हमारा पैसा क्यों लगा भाई उसमें? चेंजिंग लैंडस्केप, डिक्लाइन ऑफ इंडियाज इंडिजीनियस इंडस्ट्रीज। अब देखो कैसे हमारे इंडिया को बर्बाद किया गया है, हमारे इंडस्ट्रीज को कैसे बर्बाद किया गया वो देख लेते। इंडियाज हैंडीक्राफ्ट एंड टेक्सटाइल कुड नॉट compete with machine made British good। टेक्सटाइल हमको पता है, हम कॉटन उगाते थे, जूट उगाते थे, उसके कपड़े बनाते थे, उसके अलग अलग चीजें बनाते थे। अब इन्होंने क्या किया था? नायलन का इजाद किया था, नायलन के कपड़े बनाते थे, लाके देते थे। तो ऑब्वियसली जो इंडियन टेक्सटाइल्स थे, हैंडलूम वगैरह, वो इनके मशीन के आगे तो टिक नहीं पाने वाले थे। तो वहां पे इंडियन टेक्सटाइल हैंडीक्राफ्ट्स खराब हुए। इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स एंड टेक्सटाइल्स कुड नॉट compete with machine made British goods। ठीक है। हेवी इंपोर्ट ऑफ ब्रिटिश प्रोडक्ट्स डिस्ट्रॉयड लोकल आर्टिसन इकोनॉमी। सो जो ब्रिटिश प्रोडक्ट इंपोर्ट करके इधर आके बेचते थे प्रोडक्ट्स, उसकी वजह से जो लोकल आर्टिसंस थे उसके इकोनॉमी खराब हो गई, उनके माल बिक नहीं पाते थे भाई, इनके माल सस्ते होते थे क्योंकि ये मशीन से बना रहे हैं। ठीक है, मशीन से बना रहे हैं तो बनते भी अच्छे थे, थोड़ा दिखने में भी अच्छा रहता था, तो लोग जो मार्केट में थे वो इनको खरीदते थे ब्रिटिश प्रोडक्ट्स को। और वो ऑब्वियसली ब्रिटेन से आया है, बाहर से आया है, बाहर का माल है, ये सोच के लोग खरीद लेते थे। और इसके वजह से क्या हो गया, इंडियन आर्टिसन जो थे उनको नुकसान होना चालू हुआ, उनका नुकसान हो गया, फिर धीरे धीरे उनका क्षति हो गई, उन लोग खत्म हो गए। देखो सोच का भी फर्क है, बाहर का माल है, बाहर का माल खराब नहीं होता, चाइना का माल बाहर का ही माल है, खराब है। आजकल इंडियन माल सब जगह बिक रहा है, इंडियन क्वालिटी इज गुड क्वालिटी। लॉस ऑफ ट्रेडिशन लाइवलीहुड फॉर मिलियंस, इसके वजह से क्या हुआ, लॉस ऑफ ट्रेडिशन खत्म हुए,
एंड लाइवलीहुड ऑफ बहुत सारे मिलियंस लोग के जो कामकाज पे असर पड़ा है। अब सिंपल सिंपल समझो ना यार, एक 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 मैं आपको सिंपल एग्जांपल उदाहरण दूं। राम भगवान की मूर्ति है तो हम बना सकते हैं, हमको आइडिया है, इंडियन फेस में ही बनेगा ना। धीरे धीरे उनको चाइनीज फेस में लेके आ गए तो ट्रेडिशन खराब कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो वही बात हो जाती है। तो आपको ये बात समझनी पड़ेगी, चीज़ें समझनी पड़ेगी कि इसकी वजह से क्या होता है। जब हम बाहर का चीज़ें यूज़ करना ज़्यादा चालू कर देते हैं तो जो स्वदेशी माल होता है उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है, और हम उसके वजह से ट्रेडिशनल भी हम लॉस करते जाते हैं, लूज़ करते जाते हैं। एंड बहुत सारे लोग, हमारे जो इंडियन लोग हैं, उनका लाइवलीहुड मतलब कामकाज छिन जाता है, रोजी रोटी चली जाती है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। फिर उसके बाद में रिप्लेसमेंट ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बाय सेंट्रलाइज्ड। देखो ये भी एक रीजन था कि जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट चल रही थी, ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी आई वो सेंट्रलाइज कर दिया उन्होंने। ठीक है, सेंट्रलाइज्ड कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन कर दिया। तो जो भी कामकाज होता था सेंट्रलाइज होता था, जो भी काम करवाना है ये उनसे जाके पूछना पड़ेगा। तो ट्रेडिशनल पंचायत सिस्टम वीकेंड, अभी जो ट्रेडिशनल पंचायत सिस्टम जो था, हमने देखा था कि लोकल लोकल का लोगों का झगड़ा वगैरह जो भी था वो लोकली सलटा लिया जाता था, उधर ही जो भी था वो लॉ के हिसाब से अपना देख लिया जाता था। लेकिन यहाँ पे ब्रिटिश लॉ इम्पोज्ड यूनिफॉर्मली। अब इसके वजह से क्या होगा कि जो न्याय है वो डिले होना चालू हो गया। सो जुडिशियल सिस्टम अलाइन टू लोकल कस्टम एंड स्लो द डिलीवरी ऑफ जस्टिस। जुडिशियल सिस्टम एलियन टू द लोकल कस्टम। अब जो लोकल लोग थे उनका ये जो ब्रिटिश लॉज था, उनके लिए जुडिशियल सिस्टम जो था ब्रिटिश का, वो उनके लिए तो भैया अनजाना ही था ना, अनजाना ही था। तो वो भैया उनके लिए अनजाना था ये लोकल कस्टम्स के लिए, एंड इसके वजह से जो डिलीवरी थी जस्टिस की वो बहुत स्लो थी। ठीक है, तो डिसमेंटलिंग ऑफ गवर्नेंस सिस्टम, पहला हमने डिक्लाइन ऑफ इंडिजियस इंडस्ट्रीज देखा, अब हमने देखा क्या देखा, डिसमेंटलिंग ऑफ ट्रेडिशनल गवर्नेंस स्ट्रक्चर। तो गवर्नेंस स्ट्रक्चर कैसे बदला, इन्होंने क्या किया, रिप्लेसमेंट ऑफ द लोकल सेल्फ गवर्नेंस बाय सेंट्रलाइज्ड कॉलोनी एडमिनिस्ट्रेशन। फिर ट्रेडिशनल पंचायत सिस्टम वीकेंड, ब्रिटिश रूल लॉ इम्पोज्ड यूनिफॉर्मली, सब जगह ब्रिटिश लॉ इम्पोज कर दिया गया, ट्रेडिशनल पंचायत सिस्टम को वीकन कर दिया गया। उसके बाद में जुडिशियल सिस्टम जो था वो बाकी लोगों के लिए अनजाना था, कोई जानता नहीं था लोकल कस्टम्स, एंड इसकी वजह से क्या हो रही थी, जस्टिस जो है वो स्लो हो रहा था। आगे चलते हैं, ट्रांसफॉर्मिंग इंडियन एजुकेशन क्रिएटिंग ब्राउन इंग्लिशमैन। अब ये जो लाइन है ना, बड़ा देखो, जब तुम लोग सोचोगे तो बड़ा विचित्र लगेगा। मैकॉले थे, मैकॉले मिनट ऑन एजुकेशन 1835, मैकॉले एजुकेशन, आप सीधा सीधा बोलो। सो इंडियन एजुकेशन सिस्टम में मैकॉले ने पहला जो एजुकेशन सिस्टम लाया, प्रमोटेड इंग्लिश ओवर क्लासिकल लैंग्वेज। तो हम जो क्लासिकल लैंग्वेज संस्कृत वगैरह सब पढ़ते थे उसको रिप्लेस करके उन्होंने क्या किया, ही प्रमोटेड इंग्लिश। एम, उनका एम क्या था, ये भैया इंग्लिश प्रमोट करने का एम क्या था, उन्होंने जो एजुकेशन सिस्टम लाया 1835 में, सब इंग्लिश में कर दिया गया, क्लासिकल लैंग्वेजेस हटा दिए गए। अब एम ऐसा किया क्यों गया, तो किया इसलिए गया टू क्रिएट अ क्लास ऑफ इंडियन हु वेर इंडियन इन ब्लड एंड कलर बट इंग्लिश इन टेस्ट। सोच से इंग्लिश थे
इंडियन इन ब्लड एंड कलर, ब्लड और कलर के हिसाब से इंडियन थे, लेकिन उनका सोच बदल के इंग्लिश बना दिया जाए। इंग्लिश जो सोचते हैं कि भैया दे आर सुपीरियर एंड हियर द इंडियंस आर इन्फीरियर, सो वैसा सोच इनका बना दिया जाए। तो ये एक मुद्दा था। फोकस ऑन प्रोड्यूसिंग क्लर्क्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर फॉर कॉलोनियल मशीनरीज। तो ऑब्वियसली कॉलोनियल ये जो ब्रिटिश राज के लिए जो ज़रूरी था, क्लर्क्स बनाने, क्लर्क्स आने चाहिए, उनके काम काज के लिए तो ज़रूरी थे ना लोग, भैया वो थोड़े ब्रिटेन से उठा के, उनका पॉपुलेशन ज़्यादा था नहीं, ठीक है। तो वो कैसे करें? तो एक काम करते हैं, इनको हम पढ़ाते हैं लिखाते हैं अपने वे में और अपने वे में ढाल देते हैं, ये वाला बात हो गई थी। तो मतलब इनका ट्रेडिशन हटा धीरे 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 समाप्त कर देंगे, ठीक है। इनको जब इंग्लिश पढ़ाया जाएगा, इंग्लिश वे में सोचने के लिए मजबूर किया जाएगा, जब ऐसा हो जाएगा तो ये अपने ट्रेडिशन से, अपने रिलीजन से हट जाएंगे एंड हम अपने हिसाब से सोचने के लिए इनको मजबूर कर देंगे। बात ये ही थी, दैट्स वाई ये लिखा गया है ना, ट्रांसफॉर्मिंग इंडियन एजुकेशन दैट इज क्रिएटिंग इंग्लिश ब्राउन इंग्लिशमैन। हम ब्राउन इंग्लिशमैन बन जाए, है ना। ऐसा एजुकेशन सिस्टम को डेवलप किया गया कि इंडियंस जो है वो इंडियंस ना रहे, वो ब्रिटिशर्स बन जाए, ब्रिटिशर्स के जैसे सोचे, उनके जैसे उनका रिलीजन अपना ले, उनका हर एक चीज़, हर एक ट्रेडिशन अपना ले, वही हो जाए। तो मैकॉले मिनट ऑन एजुकेशन इन 1835 प्रमोटेड इंग्लिश ओवर क्लासिकल लैंग्वेज। सो मैकॉलेज एजुकेशन जो सिस्टम था वो 1835 में आया, तो उन्होंने इंग्लिश को प्रमोट किया ओवर क्लासिकल लैंग्वेजेस। इनका एम क्या था? टू क्रिएट अ क्लास ऑफ इंडियन, एक इंडियन ऐसा क्लास क्रिएट किया जाए जो दिखने में ब्लड से और कलर से इंडियन हो, बट टेस्ट से, सोच से इंग्लिश मैन हो। फोकस ऑन प्रोड्यूसिंग, वो वेस्टर्न हिसाब से सोचे, और इनका काम यही है, इनका काम यही है। देखो मैं तो सीधा सीधा बोलता हूँ, यूक्रेन में जो झगड़ा हुआ है, आधा वेस्टर्न यूक्रेन और एक पार्ट, एक रशियन स्पीकिंग पार्ट था यूक्रेन में जो आज भी प्रो रशिया है, और एक जो है ना जो इन लोग के साइड में है यूरोपियन, तो यूरोपियन ने उनको फंड कर करके यूरोपियन के साइड में लेके गए और अब झगड़ा लगवा दिया है, ठीक है। सीधा सीधा बात है, मैं सीधा सीधा बोलता हूँ, मेरा काम ही यही है। फोकस ऑन प्रोड्यूसिंग क्लर्क्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स फॉर कॉलोनियल मशीनरीज। कॉलोनियल राज चलता रहे तो उनको क्या चाहिए? उनके हिसाब से चलाने वाला आदमी लोग चाहिए, कामगार चाहिए। तो कामगार कहाँ से बना रहे हैं? वो कामगार बना रहे हैं, उनके कामगार, उनके नौकर बना रहे हैं हमको। तो क्लर्क्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स उनको चाहिए थे ताकि साम्राज्य चलता रहे, इसलिए ये मैकॉलेज एजुकेशन सिस्टम लाया गया था 1835 में। दीज आर द एम्स। Now, reshaping economic society structure and to serve imperial needs. पानी पी लेते भाई, पानी पीना बहुत इंपॉर्टेंट है। इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने बिल्ड किया, लाइक रेलवेज, रोड्स, पोर्ट्स, डेवलप प्राइमरीली टू एक्सट्रैक्ट रिसोर्सेस एंड ट्रांसपोर्ट गुड्स टू पोर्ट्स। यार सीधा सीधा बात है ना, सब कुछ लेके जाना अपने देश में, क्या ऐसे ही लेके चला जाएंगे? क्या कैसे लेके जाएंगे? अरे पोर्ट बनाना पड़ेगा, वो जहाँ से निकालोगे वहाँ से उधर तक पहुँचाने के लिए साधन बनानी पड़ेगी ना। तो उन्होंने अपने फायदे के लिए, सीधा सीधा बात है, उन्होंने अपने फायदे के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया, रेलवेज बनाए, रोडवेज बनाए, पोर्ट्स बनाए, एंड डेवलप्ड प्राइमरीली टू एक्सट्रैक्ट रिसोर्स एंड ट्रांसपोर्ट गुड्स टू द पोर्ट। तो पोर्ट तक पहुंचाने के लिए
ताकि वो अपने देश में लेके जाएं रॉ मटेरियल और रिसोर्सेस को, गुड्स को। तो उन्होंने क्या क्या डेवलप किया? रेलवेज बनाए, रोडवेज बनाए, पोर्ट्स बनाए। तो इंफ्रास्ट्रक्चर तो उन्होंने बनाए, लेकिन हमारे फायदे के लिए नहीं बनाए थे, उन्होंने अपने फायदे के लिए बनाए थे। ठीक है, तो ये बात कोई अगर बोले कि उन्होंने भी तो काम करके गए, तो बोल देना भाई अपने फायदे के लिए बनाया था उन्होंने, हमारे फायदे के लिए नहीं बनाया था वो। ठीक है, ये सब देके गए, वो सब देके गए, देके गए, देके क्या गए भाई? लूट के गए। तो कोई भी ऐसा सेकुलर आदमी मिलेगा ना बड़ा, तो उनसे बोलना कि जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने बना के गए ब्रिटिश ने बनाया था, तो वो अपने फायदे के लिए बनाया था, ऐसा बता देना उनको। तो इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक रेलवेज, रोडवेज, पोर्ट्स डेवलप्ड primarily to extract resources and transport goods to ports, ताकि उससे पोर्ट्स के बाद में अपने घर में लेके जाए, अपने 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 फायदे के लिए इस्तेमाल करें। फिर एग्रीकल्चर शिफ्टेड टुवर्ड्स कैश क्रॉप लाइक इंडिगो, कॉटन, जूट एंड टी। सो जो एग्रीकल्चर था, इन्होंने क्या किया? शिफ्ट करवा दिया, कैश क्रॉप्स पे शिफ्ट करवाया, कमर्शियल क्रॉपिंग करवानी चालू कर दी इनसे, हमारे फार्मर से। सो दिस वाज इकोनॉमिकली उन लोगों को स्ट्रांग होना था, उनको जो प्रॉफिट लग रहा था वो हमसे करवाए जा रहे थे। तो हमारे फार्मर से एग्रीकल्चर शिफ्ट करवाई, उनका जो लोकल में होता था, है ना, वो बंद करवाई, और उनसे बोला भाई तुम आज से क्या उगाओगे? इंडिगो, कॉटन, जूट एंड टी। इससे क्या होगा? हम बाहर बेच पाएंगे और हमको फायदा ज़्यादा मिलेगा। जबरदस्ती था, ठीक है। उसके बाद में अब ये सब हुआ, तो भाई ऑब्वियसली जब इतना ज़्यादा एट्रोसिटी बढ़ेगी तो इनको ओपोजिशन भी झेलना पड़ेगा। तो ओपोजिशन झेलना कहाँ से पड़ा वो देखते हैं। तो अर्ली रेसिस्टेंट मूवमेंट्स चैलेंजिंग कॉलोनियल रूल। ठीक है, मतलब अथॉरिटीज को चैलेंज करने वाले, कॉलोनियल अथॉरिटीज मतलब ब्रिटिश को चैलेंज करने वाले कौन कौन थे, वो सब देख लेते हैं। सो पहले जो रिबेल ग्रुप आया वो है सन्यासी फकीर रिबेलियन। सन्यासी फकीर रिबेलियन लेट 18th सेंचुरी में इन बंगाल। ascetics and peasants rebelled against British oppression। जो ब्रिटिश हमको दबाने की कोशिश कर रहे थे उनके खिलाफ 18th सेंचुरी में, लेट 18th सेंचुरी में बंगाल में एसेटिक्स एंड पीसेंट्स लोगों ने रिबेल करना चालू किया, उन्होंने उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करना चालू किया। किसके खिलाफ? ब्रिटिश के खिलाफ। ब्रिटिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके खिलाफ एसेटिक्स लोग और पीसेंट लोगों ने मतलब उनको अपोज करना चालू किया। उनको वो सब रेबेलियन बन गए उस वक्त पे कि भैया तेरा राज तो हम नहीं चलने देंगे, अब तेरा जो एट्रोसिटीज़ है वो बढ़ते जा रहे हैं, तेरे जो जुल्म है हमारे ऊपर वो बढ़ते जा रहे हैं, तो हम तुमको उखाड़ फेंकेंगे इधर से। तो उन्होंने अपना रिबेल ग्रुप बनाया। सप्रेस्ड ब्रूटली बाय कॉलोनियल फोर्सेस, इनको दबा दिया गया, बहुत ब्रूटली मार दिया गया, है ना, बहुत ब्रूटली सप्रेस्ड किया गया बाय द कॉलोनियल फोर्सेस। तो ये पहला जो रिबेल ग्रुप था वो कौन था? सन्यासी फकीर रिबेलियन। तो आपको ध्यान में रखना ये कहाँ हुआ था? ये बंगाल में हुआ था, लेट 18th सेंचुरी में हुआ था। और इसमें क्या करते थे? एसेटिक्स लोग और पीसेंट लोग दोनों मिलके रिबेलियन ग्रुप बनाए थे अगेंस्ट ब्रिटिश ऑपरेशंस। ठीक है, इनको क्या कर दिया गया? दबा दिया गया, मार दिया गया ब्रूटली,
So they are suppressed brutally by the colonial forces. अब इसके बाद में ट्राइबल लोग थे जो इनके जुल्म के शिकार थे, उन्होंने भी अपनी आवाज बुलंद की। तो आप देखोगे तो ट्राइबल कम्युनिटीज रेजिस्ट लॉस ऑफ लैंड, फोर्स लेबर एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट। भैया अभी ट्राइबल लोग थे वो फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंडेंट थे, उनका जो रोजी रोटी चल रही थी वो फॉरेस्ट के ऊपर ही डिपेंडेंट थी। तो ट्राइबल कम्युनिटी रेजिस्टेड लॉस ऑफ लैंड, मतलब उनका लैंड जो ले लिया गया, तो उससे वो दुखी थे। तो ऑब्वियसली यार ये जो ट्राइबल लोग हैं वो जो लैंड पे जीते हैं उनसे वो छीन लोगे, भाई कोई भी लोगों से लैंड छीन लोगे तो उन लोग तुम्हारे खिलाफ गुस्से में होंगे। तो ये ऑब्वियसली ये इनका लैंड छीन लिया गया था तो ये भी गुस्से में थे, एंड उनसे ज़बरदस्ती काम करवाए जाते थे, उनको छोटा नीच समझा जाता था तो उनसे ज़बरदस्ती काम करवाए जाते थे, एंड फॉरेस्ट काटे जा रहे थे, फॉरेस्ट का जो वेल्थ था वो यूज़ कर रहे थे इन लोग अपने फ़ायदे के लिए, ब्रिटिश लोग। तो ये सारी चीज़ें थी, इन सारों चीज़ों की वजह से ट्राइबल कम्युनिटी गुस्से में थी, सीधा सीधा बात है। तो ये ट्राइबल कम्युनिटीज़ में कुछ ट्राइबल कम्युनिटी ने क्या कर दिया, मतलब उनको अपोज करना चालू कर दिया। तो अब पहला जो रिबेल था वो थे संथाल रिबेल, एंड ये आजकल है ना झारखंड में रहते हैं, पहले बिहार था अभी झारखंड हो गया कट के, जब सबसे झारखंड मिला बना। तो संथाल रिबेल जो रिबेलियन लोग थे वो झारखंड में थे, झारखंड के ट्राइबल्स थे। उन्होंने 1856 तक लड़ाई लड़ी, ओके, अपोज किया इनको, और इनको भी दबा दिया गया, इनको भी मार काट दिया गया, इनको भी बाद में दबा दिया गया। फिर कोल अपराइजिंग, ये भी एक कोल लोग थे जो ट्राइबल लोग थे, उन्होंने भी अपोज किया था 1831 से 32 तक, ठीक है। इनका भी कोल भी एक जनजाति है और संथाल भी एक जनजाति है, ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। तो दिस वाज ट्राइबल अपराइजिंग, जो ट्राइबल कम्युनिटी ने अपोज किया था इनको, ब्रिटिश को या कॉलोनियल रूल को। आगे देखते हैं क्या है। अब पीसेंट अपराइजिंग एंड अगेंस्ट इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन। ऑब्वियसली यार इन लोग क्या बताएं, अब ज़बरदस्ती तुम किसी को बोलोगे कि खाना मत उगाओ, खाना मत खाओ, और हम जो बोल रहे हैं वो उगा के हमको दो, तो क्या होने वाला है, झगड़ा तो होने वाला ही ना, वही काम हो रहा था। पीसेंट अपराइजिंग अगेंस्ट इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, प्रोटेस्ट अगेंस्ट हाई लैंड रेवेन्यू। अब इनका रेवेन्यू बना हाई कर दिया गया, जितना उसमें उगता नहीं था उससे ज़्यादा देना पड़ता था। तो ये पीसेंट लोगों ने प्रोटेस्ट करना चालू किया अगेंस्ट हाई लैंड रेवेन्यू। एक्सप्लॉयटेशन बाय जमींदार लोग जो थे उनको एक्सप्लॉयट करते थे, जमींदारी वो वसूली करते थे। सूखा बढ़ जाए, बाढ़ आ जाए, कुछ भी आ जाए, भैया तुमको देना है तो देना है, पैसा है, तुमको इतना चीज़ें इसमें से देनी है तो देनी है, ठीक है। तो एक्सप्लॉयटेशन बाय जमींदार्स एंड ऑपरेसिव लॉ, एंड जो लॉ थे वो क्या था, अगेंस्ट फार्मर्स थे, वो सारे लॉज अगेंस्ट फार्मर बना दिए गए थे। तो एंड ऑपरेसिव लॉ, सो दीज आर द रीजंस व्हाई दिस peasants are in anger with colonial with East India Company. So protest against high land revenue. So this was the first reason, high land revenue was the first reason that कि peasants गुस्से में थे, एक जमींदार उनको एक्सप्लॉइट करते, दिस वाज वन ऑफ द रीजन, सेकेंड रीजन, एंड जो लॉस थे अगेंस्ट देम बने हुए थे। तो दीज आर द रीजंस व्हाई ऑल पीसेंट्स आर इन अगेंस्ट ईस्ट इंडिया कंपनी।
एग्जाम्पल इंडिगो रिवॉल्ट आप देखोगे तो इंडिगो रिवॉल्ट छेड़ दिया था हमारे पीसेंट्स लोगों ने, ज़बरदस्ती उनको फोर्स किया जाता था कि भैया इंडिगो उगाओ, खाने पीने की चीज़ मत उगाओ, इंडिगो उगा उगा के दो हमें। वो क्या गजब लोग है भाई, तो खाना पीना कहाँ से आएगा पहले ये बताओ। सो ये इंडिगो रिवॉल्ट कब चला था? 1859 से 1860 तक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। एंड द ग्रेट रेबिलियन इन 1857, ये आप लोग ने, सब लोग ने पढ़ा होगा, सब लोग ने देखा होगा, और ये सब लोग जानते होंगे कि भैया फर्स्ट जो इंडिपेंडेंस की लड़ाई चली थी वो 1857 में ही सब यूनाइट करके लड़ाई लड़े थे। लेकिन 1857 में ही अगर ठीक से लड़े रहते तो आज़ाद भी हो जाते, लेकिन नहीं हो पाए, कोई बात नहीं है। स्पार्क्ड बाई रेसेंटमेंट अगेंस्ट ब्रिटिश रूल, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, ये उत्पन्न कब हुआ, मतलब ये रिवॉल्ट जो छिड़ा वो हुआ क्यों, उसके वजह से ये स्पार्क्ड बाई अगेंस्ट रेसेंटमेंट ऑफ अगेंस्ट ब्रिटिश रूल, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, जो इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था हमारे देश का, चाहे वो राजा महाराजा का हो, चाहे वो लैंड ओनर्स का हो, पीसेंट्स का हो, फार्मर्स का हो, सबका हो, कोई भी लोगों का जो एक्सप्लॉयटेशन चल रहा था उसके वजह से गुस्से में थे सारे। इंटरफेरेंस इन द कल्चरल एंड रिलीजन प्रैक्टिसेस, जो आपने देखा रहेगा सती सिस्टम वगैरह वगैरह था, उसके तो किसी के रिलीजन में आप अक्सर मतलब इन्वेड करोगे और उनका कल्चर रिलीजियस बिलीव अगर आप इफेक्ट करोगे तो ऑब्वियसली गुस्सा स्वाभाविक है कि जागेगा उनके बीच में आपके प्रति। तो वही हो रहा था, ब्रिटेन बनाने की कोशिश कर रहे थे इनको, हम इंडियंस लोग को वो इंग्लिशमैन बनाने की कोशिश कर रहे थे। तो इसके चक्कर में क्रिश्चियनिटी एक स्प्रेड कर रहे थे, सीधा सीधा बात है। एंड वो हमारे कल्चर को मतलब हटाने की कोशिश कर रहे थे, कल्चरल एंड रिलीजियस बिलीफ को, प्रैक्टिसेस को। सो इसके वजह से गुस्सा बढ़ गया था, एक ही बार में गुस्सा फूट पड़ा। एंड इमीडिएट कॉज इंट्रोडक्शन टू एनफील्ड रॉयल राइफल, आपने देखा रहेगा, मंगल पांडे सॉरी, उनके ट्रूप्स थे, उन्होंने ही रिवोल्ट छेड़ दी थी 1857 में, वो भी थे। सो इंट्रोडक्शन टू रॉयल नहीं, एनफील्ड राइफल कार्ट्रिज। अब ये क्या है ना कि वो जो कार्ट्रिज था उसको दांत से तोड़ना पड़ता था पहले, तो वो तोड़ने के लिए जो उसमें जो ये यूज़ हुआ था वो पिग की चर्बी बोलते थे उन लोग, कि पिग की चर्बी एंड काऊ की चर्बी यूज़ हुई है। तो काऊ वॉज होली टू हिंदूज एंड पिग वॉज मतलब क्या लानत बोलते हैं उन लोग, तो पिग को वो पसंद नहीं करते मुस्लिम्स। सो ये जो काऊ है हम भगवान के समान मानते हैं हिंदू लोग, और पिग जो है उन लोग उसको लानत मानते हैं मुस्लिम्स। तो चाहे वो हिंदू आपका ये हो ट्रूप हो या इंग्लिश मुस्लिम ट्रूप हो, दोनों के लिए ये कार्ट्रिज जो था वो सही नहीं था। एंड दैट्स वाई ये रिवोल्ट उसके वजह से भी उभरा, क्योंकि ये रिलीजियस बिलीफ का बात था और उनके रिलीजियस बिलीफ पे ये इफेक्ट कर रहा था, इम्पैक्ट कर रहा था। ठीक है, अब स्प्रेड फ्रॉम मेरठ टू दिल्ली, मेरठ से दिल्ली तक स्प्रेड हुआ, कानपुर, लखनऊ, झांसी एंड अदर रीजन्स में ये रिवॉल्ट जो है, रिवॉल्ट ऑफ 1857 स्प्रेड हुआ। लीडर्स लाइक रानी लक्ष्मीबाई, तात्या तोपे, देन बहादुर शाह जफर, कुंवर सिंह, ये सब लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। उसके बाद में ब्रूटली सप्रेस्ड, इसको क्रश कर दिया गया, मार दिए गए बहुत सारे लोग। मार्क्ड द एंड ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल खत्म हुआ एंड ब्रिटेन क्राउन रूल ब्रिटेन जो है क्राउन रूल के तहत आ गया। मतलब
हम सीधा सीधा ब्रिटेन के कैप्चर में आ गए, ठीक है। और यहाँ पे ये जो इवेंट्स थे वो होते हैं खत्म। देखो अभी इसके आगे के भी इवेंट्स हैं, बट हमको इतने तक ही इवेंट्स पढ़ने थे, हमारे बुक में इतने ही इवेंट्स तक थे 1857 तक के इवेंट्स, कि कॉलोनियल रूल स्थापित कैसे हुआ एंड फिर वो उधर राइज कैसे हुआ। अब यहाँ पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी खत्म हुई है यहाँ तक आके। इसके बाद में सीधा सीधा हम क्राउन प्रिंस के अंडर में आ गए, ब्रिटिश के, ब्रिटेन के, उन्होंने टेक ओवर कर लिया, ठीक है। अब होप कर रहा हूँ कि ये जो पूरा सिनेरियो था, बहुत सारे चीज़ें हमने एक संक्षिप्त रूप में पढ़ी है, वो आपको समझ में आई हो। तो ज़रूर एक लाइक कर दीजिएगा, नए हो तो कमेंट करो। भैया नए क्या मतलब, इसमें अपना अपना चीज़ें, अपने अपने भावनाओं का कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, इसके प्रति शेयर कर सकते हो, शेयर करो, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग। बेल आइकन दबा के जाओ ताकि फर्दर अपडेट्स मिलते रहें। नए हो तो सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।